ये आवाज है 9 और आपके लिए है ढेर सारी खबरें। रघुराम राजन से उनकी पहली पारी में फुल टॉस की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उन्होंने डाल दिया एक जोरदार बाउंसर। राजन ने आज उन सब लोगों को चौंका दिया जिन्होंने उनसे ये आस लगा रखी थी कि वो ग्रोथ के नाम पर कर्ज सस्ता कर देंगे। उल्टा उन्होंने रेपो रेट में बढ़ोतरी करके ये साफ कर दिया कि उनके लिए भी सबसे बड़ी चिंता महंगाई ही है। राजन ने रेपो रेट 0.25% बढ़ाया है तो अब कर्ज महंगा होने के आसार भी बढ़ गए हैं। जाहिर है आपकी होम और ऑटो लोन की ईएमआई भी इससे बढ़ने वाली है। तो दूसरी तरफ सस्ते कर्ज की आस लगाए बैठी इंडस्ट्री भी राजन के इस कदम से खासी मायूस हो चली है। लेकिन रघुराम राजन ने आज जो बाउंसर डाला उससे सबसे ज्यादा चोट लगी शेयर बाजार को और वो 383 पॉइंट का गोता खा गया। एक वक्त तो सेंसेक्स 550 पॉइंट से ज्यादा गिर गया था। दूसरी तरफ मुश्किल से संभला रुपया भी आज गश खा गया और 46 पैसे लुढ़क कर बंद हुआ। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और मेरे साथ हैं तमन्ना। नमस्कार। तो रघुराम राजन ने साफ कर दिया कि वो किसी के दबाव में नहीं आने वाले हैं। पहले ही कह दिया था विपिन की पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में नहीं है। बहरहाल राजन पर बात आ गई, लेकिन बहुत सारी दूसरी हेडलाइंस है, डालते हैं एक नजर। क्वाड्रीसाइकिल पर ऑटो के दिग्गज टकराए। साइरस मिस्त्री, पवन गोयनका समेत बड़े कॉर्पोरेट ने ट्रांसपोर्ट मंत्री से मुलाकात कर बजाज की नई गाड़ी पर उठाए सवाल। जवाब में राजीव बजाज ने कहा स्वार्थी कॉर्पोरेट खड़े कर रहे हैं रोड ब्लॉक। एनएससीएल मामले पर अरविंद मायाराम कमेटी कल करेगी वित्त मंत्री को रिपोर्ट पेश, लेकिन एनएससीएल मामला सीबीआई को सौंपे जाने की उम्मीद कब? सरकार ने गोल्ड इंपोर्ट के 20% एक्सपोर्ट पर कस्टम विभाग की कंफ्यूजन को दूर किया। कहा 20% से ज्यादा एक्सपोर्ट पर भी नहीं होगी कोई रोक। शुरुआत आज की बड़ी खबर से। रघुराम राजन ने आते ही धमाका कर दिया था। उनके ऐलान और जज्बे के चलते रुपया और शेयर बाजार पिछले 15 दिनों से लगातार चढ़ रहे थे, लेकिन आज खुद राजन ने ही इस हाइप की हवा निकाल दी। बिल्कुल, जब पूरा बाजार रेपो रेट में कटौती या फिर कम से कम इसके जस के तस रहने की उम्मीद लगा रहा था, तभी रघुराम राजन ने इसमें 0.25% की बढ़ोतरी कर दी। रिजर्व बैंक के नए गवर्नर रघुराम राजन ने महंगाई का मुकाबला करने के लिए रेपो रेट 7.25% से बढ़ाकर 7.5% कर दिया है। रेपो रेट वो दर है जिस पर रिजर्व बैंक दूसरे बैंक को कर्ज देता है। हालांकि लिक्विडिटी बढ़ाने और रुपए को सहारा देने के लिए भी रघुराम राजन ने कुछ कदम उठाए हैं। उन्होंने एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की दर को 0.25% घटाकर 9.5% कर दिया है। यही नहीं, सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो की रोजाना सीमा को भी उन्होंने 99% से घटाकर 95% कर दिया है। इस पॉलिसी का फोकस भी महंगाई को काबू करने पर था। उन्होंने कहा कि सीपीआई यानी रिटेल महंगाई दर में किसी भी कीमत पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी और आगे रिजर्व बैंक क्या करेगा ये कहना अभी मुश्किल है। We believe that easing the exceptional liquidity measures was warranted, given that the external environment has improved and given that the government and the RBI have used the time since the measures were put in place to narrow the current account deficit and to ease its financing. The calibrated withdrawal will provide a boost to growth, reduce the financing distortions that are emerging in the market, and reduce the strain on corporate and bank balance sheets. We remain vigilant about external market conditions and will do what is necessary if they deteriorate once again. वैसे रेपो रेट में बढ़ोतरी के साथ साथ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कम कर दिया है, इससे बैंकों को राहत मिली है। इतना ही नहीं, राजन ने आगे भी एमएसएफ में और कटौती के संकेत दिए हैं। It can be two-way. So it could be that we walk more on the MSF side, but it could be that the repo rate will do some of the walking. I want to be, at this point, entirely neutral on what the next step will be. It will be dependent on economic conditions. But I do want to prepare the market for the fact that we are neutral. तो आखिर रघुराम राजन ने उम्मीद से उलट फैसले क्यों किए? क्यों उन्होंने कर्ज को महंगा करना जरूरी समझा? क्रेडिट पॉलिसी में रघुराम राजन के फैसलों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए अब बात करते हैं अपने बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या से। प्रदीप, रेपो रेट बढ़ने की वजह से इंडस्ट्री निराश है एक तरफ, लेकिन रघुराम राजन के लिए क्या रेपो रेट में बढ़ोतरी इतनी जरूरी थी यहाँ?
इसकी एक ही वजह है कि वो ये ठीक नहीं समझते कि गवर्नर सुब्बाराव ने जो कदम उठाए 15 जुलाई के बाद से उनको ज़्यादा वक्त तक जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सामान्य स्थिति बहाल करना चाहते हैं। सामान्य स्थिति से आपका क्या मतलब है? जब किसी बैंक के पास नकदी की कमी होती है डे टू डे बेसिस पे, तो वो रेपो ऑक्शन में जाते हैं आरबीआई के पास, अपने पास जो सरकारी बॉन्ड होते हैं वो आरबीआई को देते हैं और उनसे कर्जा लेते हैं। ये जो कर्ज है वो रेपो रेट पे मिलता है। लेकिन पिछले दिनों आरबीआई ने जो कदम उठाए थे सुब्बाराव साहब के वक्त में, उन्होंने एक लिमिट लगा दी थी कि आपके पास टोटल डिपॉजिट जितने हैं उसके आधे % से अधिक आपको रेपो से नहीं मिलेगा। यानी एसबीआई जैसे बड़े बैंक के लिए जिसके पास 10 लाख करोड़ के डिपॉजिट्स हैं, वो भी 5,000 करोड़ से ज़्यादा पैसे नहीं उठा सकते रेपो से, तो बाकी पैसे कहीं और से लेने पड़ते हैं। अगर किसी बैंक को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल करता है। तो इस एमएसएफ की जो दर थी वो थी 10.25%, तो रेपो 7.25 और एमएसएफ 10.25, तो इफेक्टिव रेट जो है रेपो का वो दरअसल 7.25 था ही नहीं और अभी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे मिल नहीं रहे। रघुराम राजन चाहते हैं कि जो एमएसएफ की दर बहुत ज़्यादा है उसको कम किया जाए, तो उन्होंने वहाँ पर 3/4% की कटौती की, लेकिन साथ में रेपो भी 0.25% बढ़ा दिया, ताकि जो इन दोनों दरों के बीच का फासला है वो जो पहले हुआ करता था 15 जुलाई के पहले 1% उतना हो जाए। लेकिन जैसे कि हमने सुना उनको कहते हुए पॉलिसी स्टेटमेंट के बाद कि ये ज़रूरी था उनके लिए कि महंगाई को देखते हुए एक सिग्नल दिया जाए, और ये भी ज़रूरी था कि रेपो रेट जल्द से जल्द वापस एक इफेक्टिव रेट हो जाए। और वो ये चाहते हैं कि बैंकों को रेपो पे ही पैसे मिलने लगे, फिर से एमएसएफ तक जाने की ज़रूरत ना पड़े, उस स्थिति को वो जल्द से जल्द बहाल करना चाहते हैं। उस दिशा में उन्होंने एक कदम उठाया है। तो आपको ये समझना चाहिए कि एक आध पॉलिसी के बाद फाइनली जो ये रिस्ट्रिक्शन है आधे % का वो हटा लिया जाएगा और रेपो विंडो पे और ज़्यादा नकदी बैंकों को मिलने लगेगी। बिल्कुल प्रदीप, शुक्रिया। और आज की पॉलिसी से साफ हो गया कि रिजर्व बैंक गवर्नर की पहली प्राथमिकता महंगाई है, और प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन सी रंगराजन ने इस कारोबारी साल के अंत तक महंगाई दर में कमी की उम्मीद जताई है। Reserve Bank had originally estimated the WPI inflation by the end of the year at 5%, and we had put it at 5.5%. At the present moment, I think our estimate of the WPI inflation ending at 5.5% in the current fiscal appears to be valid. Food inflation will definitely come down this year, and since the non-food manufacturing inflation is already at a low level, we should expect a slight downward trend from the high level that we have seen now. इधर अर्थशास्त्रियों का कहना है कि आरबीआई की प्रमुख चिंता अगर महंगाई है तो मॉनेटरी पॉलिसी में आगे कमी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि मध्यम अवधि में नकदी की स्थिति और सख्त हो सकती है। इन्फ्लेशन में अभी भी हॉकिश रहना मैं समझता हूँ जस्टिफाइड है, क्योंकि जो WPI इन्फ्लेशन है वो ऑलरेडी बढ़ चुकी है और CPI इन्फ्लेशन तो पहले से ही 10% से थोड़ा नीचे थी। तो इस स्थिति में अगर सेंट्रल बैंक अपने टारगेट जो 5% इन्फ्लेशन का है उसमें जो कि वो पिछले 7 साल में नहीं अचीव कर पाए, अगर उसको अचीव करना चाहता है तो मॉनेटरी पॉलिसी ईजी नहीं हो सकती। HDFC के वाइस चेयरमैन के मिस्त्री के मुताबिक रेपो रेट बढ़ने से निराशा जरूर हुई है, लेकिन MSF रेट घटना अच्छा कदम है। Markets went up very sharply yesterday, partly on the expectation that with Fed having not started the tapering, RBI could probably start looking at cutting rates, and that did not happen, and that what caused the disappointment in the market. But the reality of the matter is that that RBI has actually gone and reduced the MSF by 75 basis points. Now that MSF window was really what was choking the system. इधर इंडस्ट्री का कहना है कि लिक्विडिटी सख्ती की वजह से कंपनियों की लागत बढ़ती जा रही है, जिसका असर ग्रोथ पर पड़ रहा है। फिक्की प्रेसिडेंट नैनालाल किदवई ने कहा कि ग्रोथ के लिए महंगा लोन सबसे बड़ी चुनौती है। रेपो रेट बढ़ाने से इंडस्ट्री निराश है। CII के डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बनर्जी का कहना है कि इंडस्ट्री पहले से ही महंगे लोन और नकदी से जूझ रही है, रेट कम करने से फायदा होता। एसोचैम के प्रेसिडेंट राणा कपूर ने कहा है कि RBI गवर्नर सावधानी से कदम उठा रहे हैं, शायद फाइनेंशियल मार्केट को उनसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं। कनोरिया केमिकल्स के आरवी कनोरिया का मानना है कि देश के आर्थिक हालात को देखते हुए रिजर्व बैंक के फैसले को गलत नहीं कहा जा सकता है, बल्कि MSF में कटौती करने से शॉर्ट टर्म के लोन सस्ते ही हो जाएंगे। जो शॉर्ट टर्म रेट्स हैं उसके ऊपर जो RBI गवर्नर ने MSF के स्टेप्स लिए हैं, उसके कारण
मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो घटने चाहिए, जो कि बहुत बढ़ गए थे। जहाँ तक लॉन्ग टर्म का सवाल है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरबीआई गवर्नर एक तरह से नीर-जर्क रिएक्शन भी कर सकते थे, क्योंकि फेड ने क्वांटिटेटिव ईजिंग को कम नहीं किया, क्योंकि एक माहौल और सेंटिमेंट इस तरह का बन रहा था कि इंडियन इकोनॉमी करेक्ट हो रही है। लेकिन यदि आप वित्तीय स्थिति को देखें तो फिस्कल सिचुएशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। और रेपो रेट बढ़ने से बैंकों के ऊपर कितना दबाव आएगा और कर्ज महंगा होने के कितने हैं आसार? इस पर हम करेंगे खास बातचीत देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के चेयरमैन प्रदीप चौधरी से इस ब्रेक के बाद। आमतौर पर बैंक रिजर्व बैंक से इशारा लेकर ही अपने दरें तय करते हैं। चूंकि आज रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ा दिया है, तो क्या बैंक भी अब कर्ज और डिपॉजिट पर दरें बढ़ाएंगे? सीएनबीसी आवाज ने जब गवर्नर राजन से पूछा कि उनके कदम के बाद बैंकों का क्या रुख होगा, तो उन्होंने कहा कि एमएसएफ कम करने से ब्याज दरें घटने की गुंजाइश ज्यादा होगी। Right now, the repo rate increase of 25 basis points affects basically 0.5% of the entire borrowing of the banking system. So 0.5% times 0.25% is a very small number, and is not has to be set aside the fact that if they had borrowed funds, that would fall by 75 basis points. So that effect should swamp any effect of the repo rate hike. और बैंकों का रुख समझने के लिए अब बात करते हैं सबसे बड़े बैंक एसबीआई के चेयरमैन प्रदीप चौधरी से। चौधरी साहब, स्वागत है आपका। क्या आप रेपो रेट में बढ़ोतरी होने से निराश हैं या फिर सीआरआर और एमएसएफ में जो राहत मिली है उससे खुश हैं? देखिए, रिपो रेट आगे बढ़े कम हो इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज रिपो में तो रकम ही अवेलेबल कुछ नहीं है। ओनली 0.5% ऑफ डीटीएल है, 5000 करोड़ है। हाँ, अगर सीआरआर को जो 100 से 95 किया है, ये थोड़ा बहुत मतलब 19-20 का अंतर हुआ है। 100 को 95 किया है, थोड़ा बहुत अंतर हुआ है, बट ये पहले जैसी स्थिति नहीं है। 70 और 120 की स्थिति नहीं है, तो इसलिए सीआरआर को अभी भी हम बढ़ा हुआ मानते हैं। चौधरी साहब, क्या एसबीआई अब कर्ज और डिपॉजिट का ब्याज दर बढ़ाने का सोच रहा है, और अगर हाँ आप कहेंगे तो फिर कितना? देखिए, ये हमारी एसेट लायबिलिटी कमेटी की मीटिंग कल नहीं तो मंडे को होगी। उसमें इसमें विस्तार से चर्चा की जाएगी। पर डिपॉजिट रेट में बढ़ोतरी की आवश्यकता इसलिए होगी कि अभी हमारे पास क्रेडिट की बहुत सख्त जबरदस्त अच्छी डिमांड है। 25-30 हजार करोड़ की बहुत स्ट्रांग डिमांड आई हुई है, और अभी चलते बिजी सीजन में और भी डिमांड रहेगी। तो इसलिए हमें डिपॉजिट जुटाने होंगे, तो डिपॉजिट रेट बढ़ेंगे, और जब डिपॉजिट रेट बढ़ेंगे तो स्वाभाविक है कि लेंडिंग रेट भी बढ़ेंगे। तो क्या प्रदीप साहब, आज के एक्शन के बाद इफेक्टिव रेपो रेट नीचे नहीं आ गया है क्योंकि एमएसएफ में कटौती कर दी गई है? मैं तो नहीं समझता हूं, क्योंकि बैंकों का रेट जो है वो रिपो से निर्भर नहीं होता है। रिपो तो क्या है, आपने अपनी सिक्योरिटीज दी, उस पे आपने पैसा लिया, तो वो कोई नया न्यू मनी नहीं है। रेट तो वो होता है जो डिपॉजिट रेट है। आप बाजार में देखिए, आजकल बैंक 10.5% ऑफर कर रहे हैं फॉर ए बल्क डिपॉजिट। तो अगर ऐसी परिस्थिति है तो इतने डिपॉजिट के रेट क्यों बढ़े हुए हैं? और गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने जो ऑक्शन किए हैं गवर्नमेंट के पेपर 11.5, और जो लास्ट ऑक्शन किया है वो 10.75 पे। अब देखिए, ऐसा है कि कहीं भी इकोनॉमी में रेट के 3 स्तर होते हैं। सबसे सस्ते स्तर पर गवर्नमेंट बोरो करती है, उससे अगले स्तर पर बैंक बोरो करते हैं, और उससे ज्यादा स्तर पर कॉर्पोरेट्स बोरो करती है। तो गवर्नमेंट जब खुद 10.75 पे बोरो कर रही है, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि कॉर्पोरेट्स को क्या रेट देना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है, आज की तारीख में बैंक लोन के सिवा और कोई मार्केट ही नहीं है। सीपी मार्केट क्लोज्ड है। ईसीबी मार्केट में भी मैं नहीं समझता हूं कि बहुत ज्यादा लोगों को उत्सुकता है। तो ये तो आगे चलकर डिपेंड होगा। अगर बैंक्स कुछ ऐसे हैं जो रेट ना बढ़ाएं, तो निश्चित रूप से तो मैं नहीं समझता कि हमारे यहाँ इतनी डिमांड आएगी, क्योंकि जितने लोग हमारे पास लोन के लिए आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि बाकी सब दरवाजे बंद हैं। जी बिल्कुल, बात आपकी समझ में आ रही है। तो क्या कहेंगे आप, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट के लिए बैंकों के बीच अब होड़ बनी रहेगी और शॉर्ट टर्म रेट और बढ़ जाएंगे यहाँ से? देखिए, ऐसा है कि मैं रिपो रेट से ज्यादा
अवेलेबिलिटी को महत्वपूर्ण मानता हूं। तो अवेलेबिलिटी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। सो देयरफॉर ये तो खैर समय बताएगा कि डिपॉजिट रेट की जो आप कह रहे हैं ना भगदड़ मची हुई है वो रहती है कि नहीं। पर डिपॉजिट के लिए अगर इतनी भागादौड़ी रही तो डिपॉजिट के रेट बढ़ेंगे। क्या आप मानते हैं चौधरी साहब कि ये एक हॉकिश पॉलिसी है, सावधानी का रुख ज्यादा है बजाय इसके कि राहत दी गई है? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं पॉलिसी के ऊपर कोई एडजेक्टिव नहीं देना चाहता हूँ। पॉलिसी जो है वो है, उसके फ्रेमवर्क में हमें काम करना है। ये एनालिस्ट का काम है कि हॉकिश या डविश बताएं। हम तो रेगुलेटेड एंटिटी हैं, हम सिर्फ पॉलिसी को अच्छी तरह समझते हैं, पढ़ते हैं और उसके अनुसार अपना काम कैसे चलाए उसको देखते हैं। जी, आखिरी प्रश्न आपसे कि क्या इस पॉलिसी को देखने के बाद आपको लगता है कि ब्याज दरें बढ़ना अब तय है? नहीं, वो तो टाइम डिमांड एंड सप्लाई बताएगा ना जी। अगर देखिए इसके बाद डिमांड नहीं रहती लोन की तो हम लोन के प्राइस बढ़ा नहीं पाते। पर हर बैंक ने एक्सेप्ट एसबीआई ने, हर बैंक का जो है बेस रेट 10.25 हो गया है। 2-3 बैंकों को छोड़ दीजिए, हमारा एचडीएफसी का 9.80 है, कनारा बैंक का शायद 9.95 है, बाकी सब लोगों का बढ़ा हुआ है। तो ये तो डिपेंड करेगा लोन की डिमांड किस प्रकार रहती है। जी शुक्रिया प्रदीप चौधरी। यहाँ पर साफ साफ नहीं कहते हुए कि रेट बढ़ेंगे, लेकिन विपिन संदेश तो उन्होंने दे दिया है कि जब इतनी टाइट क्रंच है लिक्विडिटी की, डिपॉजिट्स के लिए इतनी होड़ मची है, तो रेट बढ़ना लगभग तय है। जी बिल्कुल, उन्होंने शायद दूसरे ही शब्दों में कहा, लेकिन ये जरूर बता दिया है कि रेट्स यहाँ से बढ़ते हुए दिखेंगे, कम होने के तो कोई आसार नहीं है। और लिक्विडिटी की पोजीशन कितनी टाइट है ये आप देख लीजिए। आप पर क्या असर पड़ेगा इसका, ये देखते हैं। अब आपको बता दें कि आपकी होम लोन ईएमआई कितनी बढ़ने जा रही है। अगर बैंक रेपो रेट बढ़ने के हिसाब से ही कर्ज महंगा करते हैं, तो अगर आपने 30 लाख का लोन 20 साल के लिए लिया हुआ, तो आपकी ईएमआई 502 रुपए प्रति महीने तक बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर आपने 5 लाख का ऑटो लोन 5 साल के लिए लिया हुआ है, तो आपकी ईएमआई 61 रुपए बढ़ जाएगी प्रति महीने। और रघुराम राजन ने क्या सचमुच निराश किया है या फिर एमएसएफ में कटौती करके फिलहाल के लिए एक राहत दी है? इस पर देखिए हमारी खास पेशकश आज रात 10 बजे खुद मुख्तार। और क्रेडिट पॉलिसी से निराश बाजार में आज भारी उठापटक रही। राजन के मंच से रुपए ने भी गोता खाया। देखिए ये पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। बाजार ने रघुराम राजन से जो उम्मीद लगाई थी वो टूट गई और उसका असर ये हुआ कि दिन के कारोबार में बाजार में 550 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिली। हालांकि आखिरी घंटे में अच्छी खासी रिकवरी आई है और सेंसेक्स 360 पॉइंट नीचे बंद हुआ। बेन बर्नांकी की कल की पॉलिसी के बाद बाजारों में जो एक बड़ी तेज उछाल दिखी थी, वो आज आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के बाद ठंडी होती हुई नजर आई। बाजारों ने शुरुआत तो ठीक ठाक की, लेकिन इंतजार था पॉलिसी का, और पॉलिसी के बाद बाजारों में तेज गिरावट देखने को मिली। बाजार निराश होते हुए नजर आए और पूरी तरह से जो कुछ भी कल की तेजी बनी थी वो खत्म होती दिखी। और सेंसेक्स ऊपरी लेवल से दिन में 600 पॉइंट गिर गया और निफ्टी में 200 पॉइंट की गिरावट हुई। राहत की बात यह रही कि आखिरी 1 घंटे में शॉर्ट कवरिंग और कुछ खरीदारी का सहारा मिला और वीकली क्लोजिंग हमने निफ्टी पर 6000 के ऊपर देखी, तो वो बुरी नहीं कही जा सकती। और मिड कैप शेयरों ने भी अपनी गिरावट को थोड़ा कम करने का एक आखिरी घंटे में प्रयास किया, लेकिन ओवरऑल आज के सेशन में कमजोरी हावी रही और कमजोरी आती दिखी काफी हद तक बैंकिंग शेयरों से। और बैंक शेयरों में आज खासतौर से पीएसयू बैंक्स काफी तेजी से गिरते हुए दिखे। पीएनबी और एसबीआई जैसे दिग्गजों में काफी कमजोरी नजर आई। वहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी पीछे नहीं थे, यहां पर भी अच्छी खासी कमजोरी देखने को मिली। इंडसइंड, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक से भी निफ्टी पर काफी दबाव बनता हुआ दिखा, लेकिन निफ्टी के बाहर मिड कैप बैंक्स ज्यादा तेजी से टूटते हुए दिखे। आप देखिए ओबीसी में 10% के आसपास की गिरावट दिखी। इंडियन बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, ये सारे शेयर ऐसे थे, और यस बैंक भी जहां पर अच्छी खासी कमजोरी नजर आई। लेकिन इसके अलावा रेट सेंसिटिव स्टॉक्स होने के नाते रियल एस्टेट शेयरों में भी काफी तेज दबाव दिखा। डीएलएफ पे सबसे ज्यादा कमजोर शेयर डीएलएफ था, जो निफ्टी पर, जो कि 12% कमजोर होकर बंद हुआ। वहीं इसके अलावा मेटल शेयरों से भी आज प्रेशर आता हुआ दिखा निफ्टी पर। सेसा गोवा, हिंडाल्को जैसे शेयरों पर आज तेज गिरावट साफ तौर पर नजर आई। लेकिन निफ्टी पर कई और स्टॉक्स ऐसे थे जो तेजी से फिसलते हुए दिखे। जेपी एसोसिएट, यहाँ पर 6% की गिरावट दिखी। रेनबैक्सी के लिए फिर से अमेरिका से नेगेटिव खबरें आती हुई दिखी और मार यहाँ पर पड़ती हुई दिखी। वहीं दिग्गजों में एलएनटी, एचयूएल, ओएनजीसी जैसे शेयरों पर भी आज
काफी दबाव दिखा। कुछ स्टॉक्स जो आज ट्रेंड के विपरीत मजबूती दिखाने में कामयाब रहे। अल्ट्राटेक सीमेंट आज निफ्टी पर टॉप गेनर के तौर पर आया। एचसीएल टेक के लिए कल यहाँ पर विदेशी निवेशकों की लिमिट बढ़ाने को मंजूरी मिली एफआईपीबी से और स्टॉक पर 4% की तेजी आती हुई दिखी। तो ओवरऑल आज एक कमजोरी का सेशन भारतीय बाजारों के लिए। और जानकारों का मानना है कि मौजूदा स्तर पर बाजार में मल्टीनेशनल कंपनियों में निवेश के आकर्षक मौके हैं। फ्रॉम द करंट लेवल्स, जैसे कि मैं हमारा ध्यान ये है कि ऊपर में अपसाइड इज कैप्ड एंड डाउनसाइड बिकम्स अ लिटिल वल्नरेबल, वन शुड हैव अ लिटिल डिफेंसिव अप्रोच। जैसे कि मैं बता रहा था कि थोड़े बहुत एमएनसीज लेने चाहिए, कमिंस को आप देख लो या एबीबी को देख लो, या फिर मुझे लगता है थोड़े वंस अगेन फार्मा स्टॉक्स लेने चाहिए, वेदर इट इज डॉक्टर रेड्डीज, या फिर मुझे लगता है अभी भी एक आईटीज में फ्रंट लाइन, वेदर यू कॉल विप्रो, एचसीएल टेक और सेकेंड लाइंस में भी देखने चाहिए। जरा डिफेंसिव अप्रोच रखना चाहिए इस लेवल ऑफ बाजार पे, इसमें कोई शक नहीं है। इधर क्रेडिट पॉलिसी ने रुपए को भी पस्त कर दिया। डॉलर के मुकाबले रुपया 46 पैसे कमजोर होकर बंद हुआ है। $1 का भाव फिर से 62 रुपए के पार चला गया है। दिन के कारोबार में गिरावट आज इतनी ज्यादा थी कि रुपया 62.60 के स्तर तक टूट गया था। हालांकि एक्सपोर्टरों के डॉलर बेचने से रुपए में हल्की रिकवरी जरूर आई, लेकिन दबाव कायम रहा। और जानकारों का मानना है कि रुपए में पहले ही काफी गिरावट आ चुकी है। दरें घटने के बावजूद इसमें ज्यादा गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। Defended the currency, and we're defending the currency, which I didn't think was really defendable because we've got so many problems. So therefore, let the currency. I mean, the currency probably won't fall as much now with an interest rate cut as it would have done 2 or 3 weeks ago. So you've been given this reprieve by Ben Bernanke. Utilize it to get growth back into India, but also follow through with some hard reforms. And one of them has to be diesel prices. और क्वाड्रीसाइकिल पर छिड़ गई है जंग। ऑटो इंडस्ट्री के दिग्गज क्यों है परेशान क्वाड्रीसाइकिल से, क्या कहना राजीव बजाज का, देखिए ये सब इस ब्रेक के बाद। फुल टॉस की उम्मीद लगाए बाजार को रघुराम राजन का बाउंसर रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी की। रेपो रेट बढ़ने से जमा पर मिलेगा ज्यादा ब्याज, लेकिन कर्ज महंगे भी होने की बढ़ जाएगी होम लोन की ईएमआई। इंडस्ट्री में भी मायूसी। रघुराम राजन के बाउंसर से शेयर बाजार को लगा जोरदार झटका। सेंसेक्स 383 पॉइंट टूटा, रुपए में भी 46 पैसे की कमजोरी। क्वाड्रीसाइकिल पर ऑटो के दिग्गज टकराए। सारस मिस्त्री, पवन गोयनका समेत बड़े कॉर्पोरेट ने ट्रांसपोर्ट मंत्री से मुलाकात कर बजाज की नई गाड़ी पर उठाए सवाल। जवाब में राजीव बजाज ने कहा स्वार्थी कॉर्पोरेट खड़े कर रहे हैं रोड ब्लॉक्स। एनएससीएल मामले पर अरविंद माराम कमेटी कल करेगी वित्त मंत्री को रिपोर्ट पेश, लेकिन एनएससीएल मामला सीबीआई को सौंपने की उम्मीद कम। सरकार ने गोल्ड इंपोर्ट के 20% एक्सपोर्ट पर कस्टम विभाग के कंफ्यूजन को दूर किया। कहा 20% से ज्यादा एक्सपोर्ट पर भी नहीं होगी कोई रोक। क्वाड्रीसाइकिल पर ऑटो सेक्टर के दिग्गजों में भिड़ंत हो गई है। आज साइरस मिस्त्री, पवन गोयनका समेत ऑटो सेक्टर के कई बड़े कॉर्पोरेट्स ने ट्रांसपोर्ट मंत्री से मुलाकात कर बजाज की क्वाड्रीसाइकिल पर सवाल उठाए हैं। बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज ने भी इसका करारा जवाब दिया है और कहा कि स्वार्थी कॉर्पोरेट्स रोड ब्लॉक खड़े कर रहे हैं। आज हुआ कुछ यूं कि ऑटो कंपनियों के मैनेजमेंट ने सड़क परिवहन मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस से मिलकर इस बारे में अपनी आपत्ति सामने रखी। इनका कहना था कि क्वाड्रीसाइकिल में सुरक्षा मानकों को लेकर समझौता नहीं किया जाए। मंत्री से मिलने वाले हैं टाटा मोटर्स के साइरस मिस्त्री और कार्ल स्लिम भी थे। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा के पवन गोयनका, टीवीएस के सीईओ के.एन. राधाकृष्णन भी इस ग्रुप में शामिल थे। There is a 30 days notice period that expires on 26th. Right. So before that we thought we'll give an opportunity to the concerned, those who are interested in this, to make their points, and whatever points they have made, we have an opportunity also to look at. As long as we are clear that quadricycle is an improvement over three-wheeler in terms of safety and emission norms. And that's the same we have expressed here, that it should be somewhere between M1, N1 category and three-wheeler. And the current draft notification, the way it has come out, is almost same as three-wheeler. So my plea was that yes, we should reconsider whether the emission norms and safety norms should be tightened compared to a three-wheeler, closer to a four-wheeler, but somewhat lenient compared to four-wheeler.
इधर बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज ने क्वाड्रीसाइकिल को टालने का सख्त विरोध किया है। उनका कहना है कि स्वार्थी कंपनियां क्वाड्रीसाइकिल को टालना चाहती हैं और इसे टालने का मतलब कार्टलाइजेशन को बढ़ावा देना होगा। अगर इसे मंजूरी नहीं मिली तो ये ग्राहकों के लिए ठीक नहीं होगा। साथ ही इसे टालना ग्रीन और सुरक्षित वाहनों के भी खिलाफ होगा। महिंद्रा ग्रुप इंजीनियर एजुकेशन में उतर गया है। महिंद्रा ग्रुप ने इसके लिए फ्रांस के जाने माने इंस्टीट्यूट इकोल सेंट्रल पेरिस के साथ करार किया है। टेक महिंद्रा की सब्सिडरी महिंद्रा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने इकोल सेंट्रल पेरिस और हैदराबाद की जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ये इंजीनियरिंग कॉलेज खोला है, जिसका नाम है महिंद्रा इकोल सेंट्रल। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ESL नरसिम्हन के हैदराबाद में इस कॉलेज का उद्घाटन किया। बात करेंगे NSCL घोटाले की। NSCL मामले में अरविंद मायाराम कमेटी कल अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को पेश करेगी। हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि CBI इस मामले की जांच करे, ऐसी संभावनाएं काफी कम है। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं CNBC आवाज के दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, रिपोर्ट कल पेश होने वाली है, लेकिन क्या होगा इस रिपोर्ट में खास? देखिए, रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, ना तो इसकी कोई औपचारिक सूचना दी गई है, लेकिन हमें जो सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली रिपोर्ट के बारे में, उससे मैं ये समझ पा रहा हूँ कि रिपोर्ट का जितनी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था निवेशकों की ओर से, लोगों की ओर से कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात रिपोर्ट में होगी इसकी संभावना मुझे कम दिख रही है। या फिर कोई बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया जाएगा दोषियों को पकड़ने के लिए, इसकी संभावना भी कम दिख रही है। रिपोर्ट सामान्य रिपोर्ट कह सकते हैं इसको, और जो हमें सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक रिपोर्ट के 2 हिस्से होंगे। एक हिस्से में तो ये बताया जाए कि तत्काल क्या कदम उठाया जा रहा है और जो तमाम एजेंसी जांच में जुटी है, चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, SFIO हो, FMC हो, ये जांच में क्या पाए हैं और आगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं दोषियों के खिलाफ। इनके तहत जो भी एक्ट आते हैं, जिस कानून के तहत वो काम कर रहे हैं, उन कानून का उल्लंघन अगर पाया गया तो क्या कार्रवाई कर रहे हैं, इसका जिक्र होगा। और आगे क्या कार्रवाई करने का इनको निर्देश दिया गया, इसका जिक्र इस रिपोर्ट में होगा। एक दूसरा हिस्सा होगा, इसमें लॉन्ग टर्म उपाय सुझाए जाएंगे, जिसमें पहला तो ये होगा कि FMC को कुछ ज़्यादा अधिकार दिए जाएंगे, जिसमें NSCL जैसे मामले को सुलझाने के लिए उसके पास ज़्यादा पावर हो और उसको मामले को सुलझा सके। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि NSCL में जो भी गड़बड़ी निकलकर सामने आई है उसकी आंच MCX तक ना पहुंचे, इसके लिए कुछ सुझाव रिपोर्ट में शामिल किए जा रहे हैं, जो हमें सूत्र बता रहे हैं। और उसके मुताबिक ये किया जा सकता है कुछ अगर कॉमन डायरेक्टर, कुछ कॉमन लोग जो NSCL में भी हैं और MCX में भी हैं, अगर उन पर आरोप साबित होता है तो कुछ समय के लिए उनको आरोप की जांच पूरी होने तक MCX से बाहर रखा जा सकता है। इस तरफ से कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं और सरकार की तरफ से बोर्ड में कुछ ज़्यादा प्रतिनिधि वहाँ पे रहें, इसका भी सिफारिश रिपोर्ट में की जा सकती है। हालांकि रिपोर्ट को कल माना जा रहा है कि वित्त मंत्री को सौंपा जाएगा, उसके बाद उसका शायद खुलासा वित्त मंत्री खुद करें। लेकिन मुझे लगता है कि रिपोर्ट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए निवेशकों को भी और उन लोगों को भी जो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उम्मीदें लगा बैठे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया लक्ष्मण इस सारी जानकारी के लिए। और सरकार ने गोल्ड इंपोर्ट में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए फैसला किया है। सोने के इंपोर्ट पर 80-20 की स्कीम से इसका इंपोर्ट करीब बंद हो गया था, लेकिन अब सरकार ने इस नियम को नए सिरे से परिभाषित किया है। सरकार 80-20 के तहत गोल्ड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के नियमों को आसान बना रही है। अब इंपोर्टेड सोने का कम से कम 20% एक्सपोर्ट करना जरूरी होगा, यानी अगर कोई 20% से ज्यादा एक्सपोर्ट करता है तो भी कोई रोक नहीं होगी। और पूर्व सेना अध्यक्ष VK सिंह पर लगे गंभीर आरोप, पूरे मामले ने लिया राजनीतिक मोड़। और मोदी ने बड़े सितारों से वोटरों में जागरूकता बढ़ाने की अपील की। देखिए खबर ब्रेक के बाद। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल VK सिंह एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन पर पहला आरोप जम्मू कश्मीर में तख्ता पलटने की साजिश रचने का है। दूसरा आरोप है कि VK सिंह ने दूसरे जनरल को सेनाध्यक्ष बनने से रोकने की साजिश रची और उन पर तीसरा इल्जाम गैर कानूनी खुफिया ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश का लगा है। यही नहीं, उन पर अपने इरादे पूरे करने के लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस के पैसे का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया गया है। इस विवाद के घेरे में आए VK सिंह ने अखबार पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह को बड़ी राहत मिली है। CBI ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले को बंद कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि संपत्ति के बारे में पूछे गए सवालों पर मुलायम सिंह के जवाब से संतुष्ट होकर CBI ने उनके खिलाफ मामला बंद करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि मुलायम सिंह की पार्टी केंद्र की
मौजूदा यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन दे रही है और कई मौकों पर यूपीए सरकार के लिए संकट मोचक भी साबित हुई है। मुंबई के कोर्ट परिसर से इंडियन मुजाहिदीन का एक आतंकवादी अफजल उस्मानी सबको चकमा देते हुए फरार हो गया है। उस्मानी पर आतंकवादियों को गुजरात ब्लास्ट के लिए गाड़ी उपलब्ध कराने का आरोप है। उस्मानी को 21 अगस्त 2008 को यूपी से अरेस्ट किया गया था। उस्मानी से पूछताछ के आधार पर इंडियन मुजाहिदीन के 21 आतंकवादी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आज जब दोपहर को पुलिस उस्मानी को पेशी के लिए कोर्ट ले जा रही थी, तभी पुलिस को चकमा देकर वो फरार हो गया। नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में टेक्नोलॉजी के जबरदस्त इस्तेमाल के लिए जाने जाते हैं। इस बार बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार मोदी ने देश के जाने माने लोगों से अपील की है कि वो सोशल मीडिया के जरिए वोटिंग को प्रमोट करें। नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, शशि थरूर के अलावा कई दूसरी हस्तियों से इस बात की अपील की है। अपने ट्वीट में मोदी ने लिखा है कि 18 से 24 साल के युवाओं के बीच वोटिंग को बढ़ावा देना बेहद अहम है। CNBC आवाज भी वोटिंग को बढ़ावा देने के लिए और युवाओं को जागरूक करने के लिए रजिस्टर टू वोट कैंपेन चला रहा है। Log on to firstpost.com to put in your vote. Thank you. बनिए हिस्सा नेटवर्क 18 की रजिस्टर टू वोट कैंपेन का। लॉग ऑन कीजिए www.firstpost.com/firstvote पर वोटर बनो, इंडिया बनाओ। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। अल्पसंख्यक आयोग के सालाना सेमिनार में नीतीश कुमार ने कहा कि भारत जैसे बड़े देश को कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं चला सकता, बल्कि इस देश को चलाने के लिए भाईचारे की जरूरत है। उन्होंने मोदी पर चुटकी लेते हुए कहा कि देश को चलाने के लिए कभी टोपी पहननी होगी तो कभी तिलक भी लगाना होगा। मुजफ्फरनगर दंगों पर उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए नीतीश ने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए लगातार सतर्कता की जरूरत होती है। ये देश तो विविधताओं से भरा हुआ है और इस देश को चलाने के लिए सबको साथ लेना होगा, सबको जोड़ना होगा, गले मिलना होगा। कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी, कभी तिलक भी लगाना पड़ेगा। इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। भाई, इस देश को चलाना कोई साधारण बात नहीं है। और रियल एस्टेट सेक्टर का हम कर रहे हैं रियलिटी चेक। धीमे पड़े बाजार में क्या बचे हैं निवेश के मौके, देखिए हमारी खास सीरीज ब्रेक के बाद। प्रॉपर्टी मार्केट में आई मंदी खरीदारों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रही है। लिक्विडिटी क्रंच से जूझ रहे बिल्डर ग्राहकों को लुभाने के लिए न सिर्फ ऑफर दे रहे हैं, अग्रीमेंट में कई क्लॉज पर भी अब खरीदारों के साथ नेगोशिएट करने को तैयार है। आज के हालात में प्रॉपर्टी मार्केट में खरीदार किंग है। डेवलपर आज किसी भी कीमत पर सीरियस खरीदार के साथ सौदा निपटाना चाहता है, चाहे इसके लिए डेवलपर को 5 से 10% दाम कम ही क्यों ना करना पड़े, या पार्किंग मुफ्त देनी पड़े, या फिर 80-20 जैसे कोई पेमेंट स्कीम खुद ही बनाकर देनी पड़े। डेवलपर्स कुछ भी करने को तैयार है। मुंबई दिल्ली में लगभग सभी डेवलपर ऐसी डील्स कर रहे हैं, लेकिन कुछ इलाकों में तो सही मायने में खरीदारों की चांदी है। जैसे इंडिया बुल्स पनवेल जो उनका ग्रीन्स प्रोजेक्ट है, उसमें अभी से 6 महीने पहले जो रीसेल फ्लैट्स थे वो आपको 4800, 4900 के रेट पे मिल रहे थे, और अभी 4200 इंक्लूसिव ऑफ PLC या फिर फ्लोर राइज ऐसे रेट्स में भी आपको फ्लैट्स अवेलेबल हैं। पनवेल और नोएडा के अलावा साउथ मुंबई, सेंट्रल मुंबई का लोअर परेल इलाका, नवी मुंबई, गुड़गांव, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और पुणे के कुछ इलाकों में बिल्डर और निवेशक मार्केट प्राइस पर 5 से लेकर 30% तक डिस्काउंट दे रहे हैं। ये डिस्काउंट आपको सीधा लिस्ट प्राइस पर शायद नहीं मिले, लेकिन फ्लोर राइज, प्रिफर्ड लोकेशन चार्ज यानी PLC घटाकर या फ्री पार्किंग देकर घरों की कीमत कुछ कम की जा रही है। बिल्डर स्टैंप ड्यूटी का बोझ भी खुद उठाने को तैयार है, लेकिन घर खरीदते वक्त इन रियायतों के अलावा अपने एग्रीमेंट की शर्तों को भी अपने हिसाब से करने पर जोर देना चाहिए। पहले तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे आपको नेगोशिएट करने की कोई मौके नहीं थे,
आज हर सेल्स ऑफिस, हर डेवलपर, हर प्रोजेक्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने का मौका देता है और उसके जो संबंधित क्लॉजेज हैं जो आपके हित में नहीं है, आप उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। कुछ हद तक आप उसको बदल भी सकते हैं, चाहे वो कंप्लीशन डेट हो, चाहे वो पेनल्टी हो कंप्लीशन डिले होने में, या फिर आपकी कोई एरिया स्पेसिफिकेशन क्लियर नहीं है, आपको प्लान्स उसमें जोड़े नहीं गए हैं, अप्रूव प्लान्स। लेकिन जल्दबाजी मत कीजिए, ऐसा नहीं है कि ये मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। जानकार मानते हैं कि प्रॉपर्टी मार्केट में आई ये मंदी जल्द खत्म होने वाली नहीं है। कम से कम साल भर तो स्थिति में सुधार होना मुश्किल है। इसीलिए अपनी ज़रूरत और पसंद के हिसाब से प्रॉपर्टी परखें, नेगोशिएट करें और फिर ही डील क्लोज करें। कविता कृष्णन, मुंबई। और आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखना ना भूलिए हमारा खास कार्यक्रम क्रेडिट पॉलिसी पर। नमस्कार।